कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिस और उसके साथी लॉस एंजलिस की एक जेल की छत पर फंसे हुए थे। जेल को हजारों ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर रखा था और अब वे दरवाजा तोड़कर छत पर भी पहुंच चुके थे। एलिस अपने साथियों को नीचे बनी सुरंग की ओर भेजकर अकेली ज़ॉम्बीज का सामना करती है, लेकिन जब उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है तो वह उनके बीच टाइम बम फेंककर छत से छलांग लगा देती है। बम फटते ही छत पर मौजूद ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं, लेकिन नीचे भी उनकी एक बड़ी भीड़ एलिस का इंतजार कर रही थी। आखिर एलिस इस खतरनाक जेल तक कैसे पहुंची और जिस अर्केडिया को वह सुरक्षित जगह समझ रही थी, उसकी असली सच्चाई क्या थी? यह जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, जब पूरी दुनिया अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बनाए टी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। शुरुआत जापान के टोक्यो शहर से होती है, जहां बारिश के बीच सड़क पर खड़ी एक संक्रमित लड़की अचानक एक आदमी पर हमला कर देती है। कुछ ही समय में संक्रमण पूरे शहर और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। ज्यादातर इंसान खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। इस तबाही के पीछे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन थी, जिसका चेयरमैन अल्बर्ट वेस्कर जमीन के नीचे बने अपने मुख्यालय में छिपा हुआ था। लेकिन वेस्कर नहीं जानता था कि एलिस और उसके सभी क्लोन उसे खत्म करने के लिए मुख्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। अम्ब्रेला के सैनिकों को किसी घुसपैठिए का पता चलता है और वे हथियार लेकर लिफ्ट के सामने खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट खुलती है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। उनका ध्यान सामने था, जबकि एलिस पीछे से हमला करके निंजा स्टार और तलवारों की मदद से पूरे दस्ते को खत्म कर देती है। कुछ ही देर में और सैनिक वहां पहुंचकर एलिस को गोलियों से मार देते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसका शरीर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे एलिस जैसी दिखने वाली कई लड़कियां खड़ी मिलती हैं। जिसे सैनिकों ने मारा था वह असली एलिस नहीं, बल्कि उसका एक क्लोन था। अम्ब्रेला ने अपने पुराने प्रयोगों के दौरान एलिस के कई क्लोन बनाए थे और अब वही क्लोन उनके मुख्यालय पर हमला कर रहे थे। अचानक अलग अलग रास्तों से एलिस के क्लोन मुख्यालय में घुसने लगते हैं। कोई सैनिकों पर गोलियां चला रहा था तो कोई तलवारों से उनका सामना कर रहा था। वेस्कर कंट्रोल रूम में बैठकर यह सब कैमरों पर देख रहा था। जब उसे समझ आता है कि क्लोन जल्दी ही उस तक पहुंच जाएंगे, तो वह मुख्यालय को बंद करके वहां मौजूद सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ने का फैसला करता है। एक कर्मचारी वेस्कर को रोकते हुए कहता है कि मुख्यालय के अंदर अब भी हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन वेस्कर को किसी की जान की चिंता नहीं थी। वह उस कर्मचारी को गोली मारकर अपने निजी विमान की तरफ निकल जाता है। इसी दौरान एलिस का एक क्लोन उसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन वेस्कर उसे भी गोली मार देता है। मरने से पहले वह क्लोन अपने हाथों में पकड़े ग्रेनेड गिरा देती है, जिससे कमरे में जोरदार धमाका हो जाता है। वेस्कर किसी तरह धमाके से बचकर अपने विमान में बैठता है और मुख्यालय से बाहर निकल जाता है। उड़ान भरते ही वह रिमोट की मदद से जमीन के नीचे रखा शक्तिशाली बम सक्रिय कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा अम्ब्रेला मुख्यालय एक भयानक धमाके के साथ तबाह हो जाता है। विस्फोट इतना ताकतवर था कि जमीन पर कई किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है और एलिस के लगभग सभी क्लोन मारे जाते हैं। वेस्कर को लगता है कि अब एलिस का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन तभी विमान में उसके पीछे असली एलिस खड़ी दिखाई देती है। एलिस जानती थी कि हमला होते ही वेस्कर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने क्लोन्स को मुख्यालय भेजकर खुद उसके विमान में छिपने का फैसला किया था। अब वह बंदूक वेस्कर के सिर पर रख देती है, लेकिन वेस्कर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकलता है। वेस्कर अचानक एलिस पर हमला करके उसके शरीर में एंटीवायरस सीरम इंजेक्ट कर देता है। इसकी वजह से एलिस के शरीर में मौजूद टी वायरस निष्क्रिय होने लगता है। इसी वायरस ने उसे असाधारण ताकत और दूसरी शक्तियां दी थीं, लेकिन अब वे तेजी से खत्म हो रही थी। वेस्कर उससे कहता है कि वह दोबारा एक साधारण इंसान बन चुकी है और अब उसे मारना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। एलिस की हालत बिगड़ने लगती है और वेस्कर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय विमान का संतुलन बिगड़ जाता है। दोनों की लड़ाई के कारण विमान तेजी से नीचे जाता है और एक पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान में जोरदार धमाका होता है, मगर एलिस किसी तरह मलबे से बाहर निकल आती है। उसकी शक्तियां जा चुकी थीं और वेस्कर की लाश भी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। इस घटना के 6 महीने बाद एलिस अर्केडिया नाम की एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। रेडियो पर लगातार संदेश आता था कि अर्केडिया में न कोई संक्रमण है और न ही ज़ॉम्बीज। वहां खाना, सुरक्षा और रहने की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। एलिस को उम्मीद थी कि उसके पुराने साथी भी वहीं पहुंच चुके होंगे, इसलिए वह एक छोटे विमान में बैठकर अलास्का की तरफ निकल जाती है। सफर के दौरान एलिस कैमरे में अपनी बातें रिकॉर्ड करती रहती है, ताकि उसके साथ कुछ हो जाए तो पीछे आने वाले लोगों को सच्चाई पता चल सके। लंबे सफर के बाद वह उस जगह पहुंचती है जहां से अर्केडिया का संदेश भेजा गया था, लेकिन वहां न कोई सुरक्षित कॉलोनी थी और न ही कोई इंसान। समुद्र किनारे केवल खाली विमान और हेलीकॉप्टर पड़े थे, जो बता रहे थे कि उससे पहले भी कई लोग वहां आए थे। जगह की जांच करते समय
एलिस को एक पुराने विमान के अंदर हलचल दिखाई देती है। वह बंदूक निकालकर उसके पास जाती है, लेकिन अंदर से केवल चमगादड़ों का झुंड बाहर आता है। एलिस जैसे ही पीछे मुड़ती है, एक लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है। वह चाकू से एलिस को मारने की कोशिश करती है, मगर अपनी शक्तियां खोने के बावजूद एलिस उसे लड़ाई में काबू करके जमीन पर गिरा देती है। लड़की का चेहरा देखने पर एलिस उसे पहचान जाती है। वह उसकी पुरानी साथी क्लेयर रेडफील्ड थी, जिसे एलिस ने बाकी लोगों के साथ सुरक्षित जगह की ओर भेजा था। लेकिन क्लेयर अब उसे पहचान नहीं रही थी। उसके सीने पर मकड़ी जैसी एक अजीब डिवाइस लगी थी, जिसकी मदद से अम्ब्रेला उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही थी। एलिस सावधानी से डिवाइस हटाती है, जिसके बाद क्लेयर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद भी क्लेयर को अपना नाम और पुरानी जिंदगी याद नहीं थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि एलिस कौन है और उसके बाकी साथी कहां चले गए। एलिस उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे अपने साथ विमान में बैठाकर निकल जाती है। सफर के दौरान क्लेयर के दिमाग में कुछ धुंधली यादें वापस आने लगती हैं, लेकिन वह अब भी यह समझ नहीं पाती कि अलास्का में उसके साथ क्या हुआ था। कई घंटों की उड़ान के बाद दोनों लॉस एंजलिस पहुंचती है। पूरा शहर तबाह हो चुका था। बड़ी बड़ी इमारतें जल चुकी थीं और सड़कों पर हजारों ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। ऊपर से शहर देखते समय एलिस को एक जेल की छत पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने बड़े अक्षरों में हेल्प यूएस लिख रखा था। जेल हर तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरी थी और अंदर मौजूद लोग कई दिनों से मदद का इंतजार कर रहे थे। एलिस विमान को छत पर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन जगह बहुत कम थी और छत पर काफी सामान पड़ा था। वहां मौजूद लोगों का लीडर लूथर वेस्ट अपने साथियों की मदद से जल्दी जल्दी रास्ता साफ करता है। एलिस दोबारा विमान को छत की तरफ लाती है। विमान उतर तो जाता है, लेकिन तेज रफ्तार के कारण सामने की दीवार तोड़कर आधा बाहर लटक जाता है, जिसके ठीक नीचे ज़ॉम्बीज की भीड़ मौजूद थी। लूथर और उसके साथी मिलकर विमान को पीछे खींच लेते हैं, जिससे एलिस और क्लेयर सुरक्षित बाहर आ जाती है। यहाँ उनकी मुलाकात बेनेट, किम योग, एंजेल ऑर्टिज, क्रिस्टल और वेंडेल से होती है। सभी लोग एलिस को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्केडिया वालों ने उसे उन्हें बचाने के लिए भेजा है। लेकिन एलिस बताती है कि वह खुद अर्केडिया की तलाश कर रही है और अलास्का में उसे कोई नहीं मिला। तभी लूथर एलिस को दूरबीन देकर समुद्र की तरफ देखने के लिए कहता है। कुछ दूरी पर एक विशाल जहाज खड़ा था, जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में आर्केडिया लिखा हुआ था। अब एलिस समझ जाती है कि अर्केडिया कोई शहर या द्वीप नहीं, बल्कि समुद्र में खड़ा जहाज था। सुरक्षित जगह होने का रेडियो संदेश भी उसी जहाज से आ रहा था। जेल को हजारों ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था और एलिस का छोटा विमान केवल 2 लोगों को ही ले जा सकता था। लूथर उसे जेल की सबसे निचली मंजिल पर ले जाता है, जहां क्रिस रेडफील्ड नाम का एक आदमी लोहे की कोठरी में बंद था। उसका दावा था कि वह जेल से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता जानता है, लेकिन लूथर को डर था कि आजाद होते ही वह उन्हें धोखा देकर अकेला भाग जाएगा। क्रिस बताता है कि वह कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक सैनिक है जिसे संक्रमण फैलने के बाद जेल खाली कराने भेजा गया था। लेकिन यहाँ मौजूद कैदियों ने उसे गार्ड समझकर उसी को बंद कर दिया। तभी उसकी नजर क्लेयर पर पड़ती है और वह उसे अपनी छोटी बहन बताता है। क्लेयर उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि अम्ब्रेला की डिवाइस ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। इसलिए एलिस बिना पूरी सच्चाई जाने फिलहाल क्रिस को कोठरी में ही रहने देती है। अगली सुबह एलिस जेल में मौजूद हथियारों की जांच करती है। बंदूकें तो थीं, लेकिन गोलियां बहुत कम बची थीं और मुख्य दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज की विशाल भीड़ जमा थी। इसी दौरान वह नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जहां वेंडेल चोरी से उसे देख रहा था। उसके माफी मांगने से पहले जमीन के सुराख से एक संक्रमित बाहर आ जाता है। एलिस उसे मार देती है, लेकिन दूसरा संक्रमित वेंडेल को पकड़कर अंधेरी सुरंग में नीचे खींच लेता है। वेंडेल की चीख सुनकर लूथर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। जमीन के नीचे बनी सुरंग देखकर सभी समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज जेल की दीवारों के नीचे खुदाई करते हुए अंदर आने लगे हैं, यानी अब जेल भी सुरक्षित नहीं बची थी। उधर मुख्य दरवाजे के बाहर सिर पर भारी मुखौटा और हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लिए एक्समैन पहुंच जाता है। वह लोहे के गेट पर लगातार वार करता है, जबकि लूथर की गोलियों का उस विशाल संक्रमित पर कोई असर नहीं होता। अब सभी के पास क्रिस की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे कोठरी से निकालने के बाद वह उन्हें जेल के नीचे बने गैराज में ले जाता है, जहां एक बख्तरबंद वाहन खड़ा था। क्रिस के अनुसार वे उसी में बैठकर ज़ॉम्बीज की भीड़ कुचलते हुए समुद्र तक पहुंच सकते थे। गैराज का दरवाजा बंद होने के कारण मैकेनिक एंजेल ऑर्टिज गैस कट्टर से उसे काटने लगता है, जबकि दूसरी तरफ एक्समैन मुख्य गेट तोड़ने में लगा था। काफी मेहनत के बाद गैराज खुलता है, लेकिन वाहन के पास पहुंचते ही उनकी उम्मीद टूट जाती है। उसका इंजन पहले ही निकाल लिया गया था। एंजेल जांच करके बताता है कि वाहन को दोबारा चलने लायक बनाने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा।
जबकि उनके पास कुछ घंटे भी नहीं थे। यह सुनकर बेनेट अपना आपा खो देता है और एंजेल को ही योजना की नाकामी का जिम्मेदार मानकर गोली मार देता है। एंजेल सबके सामने वही मारा जाता है। लूथर बेनेट को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वह सभी पर बंदूक तानकर छत की ओर भाग जाता है। उसका इरादा किसी और को बचाने का नहीं, बल्कि एलिस का विमान लेकर अकेले निकलने का था। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेनेट उन पर गोलियां चलाकर विमान उड़ा ले जाता है और सीधे अर्केडिया जहाज की तरफ निकल पड़ता है। उसके इस धोखे से जेल से बाहर जाने का आखिरी आसान रास्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब क्रिस बताता है कि जेल के बेसमेंट में हथियारों का बड़ा जखीरा रखा है, लेकिन निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी। बिना हथियारों के ज़ॉम्बीज का सामना करना असंभव था, इसलिए एलिस, क्रिस और क्रिस्टल वहां जाने का फैसला करते हैं। तीनों गंदे और गहरे पानी में उतरते हैं, जहां सामने देखना भी मुश्किल था। कुछ दूरी तक तैरने के बाद वे हथियारों के कमरे के पास पहुंचते हैं। रास्ता देखने के लिए क्रिस एक लाल फ्लेयर जलाकर आगे फेंकता है, जिसकी रोशनी में पानी के भीतर हलचल दिखाई देती है। अचानक एक संक्रमित बाहर आकर क्रिस्टल को पकड़ लेता है। एलिस और क्रिस उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वह उसे गहराई में खींच लेता है। तभी कई और संक्रमित पानी से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। एलिस तलवार से उनका सामना करती है, जबकि क्रिस गोलियां चलाकर आगे का रास्ता साफ करता है। दोनों किसी तरह हथियारों के कमरे तक पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर बड़ी मात्रा में बंदूकें, गोलियां और विस्फोटक रखे थे। अब उनके पास ज़ॉम्बीज से लड़ने का सामान तो था, लेकिन बाहर एक्समैन जेल का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बेहद करीब पहुंच चुका था। एलिस और क्रिस जितने हथियार उठा सकते थे लेकर ऊपर लौट आते हैं। तभी एक्समैन अपनी विशाल कुल्हाड़ी से जेल का मुख्य दरवाजा तोड़ देता है और उसके पीछे जमा ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगते हैं। लूथर और बाकी लोग गोलियां चलाकर उन्हें रोकते हैं, मगर उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब बचने का एक ही रास्ता था, बाथरूम के नीचे बनी वही संकरी सुरंग जो पुराने नाले से होकर सीधे समुद्र तक जाती थी। लूथर सभी को बाथरूम की ओर भेजता है। क्रिस सबसे पहले सुरंग में उतरकर रास्ता देखने जाता है और लूथर भी उसके पीछे चला जाता है। एलिस, क्लेयर और किम योग अभी बाहर ही थे कि एक्समैन दीवार तोड़कर कमरे में घुस आता है। किम उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्समैन अपनी भारी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसे मार देता है। अब उसके सामने केवल एलिस और क्लेयर बची थी। एलिस एक्समैन को रोकने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन उसकी लात और गोलियों का उस विशाल संक्रमित पर कोई असर नहीं होता। एक्समैन कुल्हाड़ी से लगातार वार करता है और एलिस हर बार मुश्किल से बचती है। आखिर एक जोरदार वार के झटके से वह दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब क्लेयर को अकेले उसका सामना करना था, जबकि बाहर से ज़ॉम्बीज भी तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। एक्सीमन कुल्हाड़ी घसीटता हुआ क्लेयर की तरफ बढ़ता है और बार बार उस पर वार करता है। क्लेयर सही समय पर रास्ते से हटकर खुद को बचाती रहती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एलिस की सॉर्ड ऑफ शॉटगन पर जाती है। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ती है और आखिरी पल में जमीन पर फिसलते हुए एक्समैन के पैरों के बीच से निकलकर उसके चेहरे पर गोली चला देती है। वह घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। क्लेयर को लगता है कि एक्समैन मर चुका है, लेकिन कुछ ही पल बाद वह दोबारा खड़ा होकर अपनी विशाल कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकता है। उसी समय एलिस को होश आ जाता है और वह क्लेयर को धक्का देकर बचा लेती है। इसके बाद एलिस दूसरी शॉटगन उठाकर उसके सिर पर गोली चला देती है। इस बार एक्समैन का सिर पूरी तरह फट जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है, मगर उनके पास रुकने का समय नहीं था। लड़ाई के दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाथरूम तक पहुंच चुके थे। एलिस और क्लेयर तुरंत सुरंग में उतरती है, जहां कुछ दूरी पर उन्हें क्रिस और लूथर मिल जाते हैं। चारों एक दूसरे के पीछे रेंगते हुए संकरे रास्ते में आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे क्रिस था, जबकि लूथर पीछे रहकर उनके पीछे आ रहे संक्रमितों को रोक रहा था। सुरंग इतनी छोटी थी कि उनमें से कोई ठीक से मुड़कर लड़ भी नहीं सकता था। क्रिस, क्लेयर और एलिस सुरंग के दूसरे छोर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक संक्रमित पीछे से लूथर का पैर पकड़ लेता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर कई ज़ॉम्बीज उसे पीछे खींचने लगते हैं। एलिस उसकी मदद करने के लिए लौटती है, तभी सुरंग का एक हिस्सा गिरकर रास्ता बंद कर देता है। वह कई बार लूथर को आवाज देती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। तीनों को लगता है कि लूथर मारा जा चुका है। वे नाले से बाहर निकलकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक छोटी मोटर बोट मिलती है। उसी नाव से वे कोहरे के बीच खड़े अर्केडिया जहाज की ओर बढ़ते हैं। काफी दूरी तय करने के बाद वे विशाल जहाज तक पहुंचकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। डेक पर पहुंचते ही उन्हें एलिस का विमान दिखाई देता है, जिससे साफ था कि बेनेट उनसे पहले वहां आ चुका था। लेकिन जहाज पर न बेनेट दिखाई देता है और न ही कोई दूसरा इंसान।
अर्केडिया से लगातार संदेश भेजा जा रहा था कि यहाँ हजारों लोग सुरक्षित हैं, जबकि पूरा जहाज सुनसान पड़ा था। एलिस कंट्रोल सिस्टम की जांच करती है और रिकॉर्ड में देखती है कि 2000 से ज्यादा लोगों को यहाँ लाया गया था। इसके बावजूद उनमें से कोई भी बाहर नहीं था। तभी उन्हें एक बंद दरवाजे पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का निशान दिखाई देता है। उस निशान को देखते ही एलिस समझ जाती है कि अर्केडिया कोई सुरक्षित जगह नहीं बल्कि अम्ब्रेला का जाल था। सुरक्षित ठिकाने का झूठा संदेश भेजकर जीवित बचे लोगों को जहाज तक बुलाया जाता था ताकि उन्हें कैद करके उन पर प्रयोग किए जा सकें। तभी सामने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एलिस, क्लेयर और क्रिस सावधानी से अंधेरे कमरे में जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पहुंचते ही पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे की लाइटें जलते ही फर्श के नीचे से इंसानों को रखने वाले कई कांच के बॉक्स ऊपर आने लगते हैं। उनमें से एक बॉक्स में एलिस को अपनी पुरानी साथी के मार्ट दिखाई देती है। वह उसे बाहर निकालती है, लेकिन के मार्ट की याददाश्त भी क्लेयर की तरह मिट चुकी थी। इससे साफ हो जाता है कि अम्ब्रेला जहाज पर लाए गए सभी लोगों के दिमाग और शरीर पर प्रयोग कर रही थी। तभी एलिस को फर्श पर ताजा खून दिखाई देता है। एलिस समझ जाती है कि जहाज पर कोई और भी मौजूद है। अचानक सामने का एक और दरवाजा खुलता है, जिसके पीछे एक बड़े कमरे में अल्बर्ट वेस्कर कुर्सी पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। विमान दुर्घटना के बाद भी वह जिंदा था और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसके शरीर में मौजूद टी वायरस ने उसे असाधारण तेजी, ताकत और किसी भी चोट से कुछ ही समय में ठीक होने की क्षमता दे दी थी। लेकिन अब वेस्कर का शरीर वायरस पर नियंत्रण खो रहा था। खुद को स्थिर रखने के लिए वह जहाज पर पकड़े गए इंसानों को खाकर उनका ताजा डीएनए हासिल कर रहा था। इसी कारण अर्केडिया का झूठा संदेश भेजा गया था। लेकिन वेस्कर को अब किसी साधारण इंसान का डीएनए नहीं चाहिए था। उसकी नजर एलिस पर थी, क्योंकि कभी उसका शरीर टी वायरस के साथ पूरी तरह तालमेल बना चुका था और उसी से उसे शक्तियां मिली थी कि एलिस का डीएनए हासिल करके वह अपने शरीर में फैल रहे वायरस को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। तभी उसके पीछे से 2 संक्रमित कुत्ते बाहर आते हैं, जिनके मुंह हमला करते समय कई हिस्सों में खुल जाते थे। एलिस तुरंत अपनी दोनों शॉटगन निकाल लेती है, लेकिन एलिस हमला कर पाती उससे पहले बेनेट पीछे से उस पर बंदूक तान देता है। जेल से विमान चुराकर भागने के बाद वह अर्केडिया पहुंचा था और अपनी जान बचाने के लिए वेस्कर से जा मिला था। बेनेट एलिस को दोनों हथियार नीचे रखने के लिए मजबूर करता है। एलिस शॉटगन जमीन पर रख देती है, मगर उसने हार नहीं मानी थी। वह आसपास देखकर वेस्कर का ध्यान भटकाने और दोबारा हथियार तक पहुंचने का मौका ढूंढने लगती है। एलिस मौका देखते ही सामने रखी मेज पर जोरदार लात मारती है, जिससे कई चाकू वेस्कर की ओर उड़ते हैं। लेकिन वह अपनी असाधारण तेजी से सभी चाकुओं से बचकर पलक झपकते ही दूसरी जगह पहुंच जाता है। तभी क्रिस और क्लेयर कमरे में आकर उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं, मगर वेस्कर इतनी तेजी से हिल रहा था कि एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। वेस्कर अचानक क्लेयर के सामने पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। क्लेयर उसके पैर में चाकू मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस दोबारा गोली चलाता है, मगर वेस्कर उसे उठाकर एक कांच के बॉक्स में फेंक देता है। क्लेयर अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह उसे भी दूसरे बॉक्स में बंद कर देता है। दोनों बॉक्स तुरंत फर्श के नीचे चले जाते हैं। अब एलिस कमरे में अकेली थी। वेस्कर अपने संक्रमित कुत्तों को उसकी ओर इशारा करता है और दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। पहला कुत्ता सामने से छलांग लगाता है, जिससे बचते हुए एलिस जमीन पर पड़ी शॉटगन तक पहुंचने की कोशिश करती है। दूसरा कुत्ता उसका रास्ता रोक लेता है। एक कुत्ता दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार एलिस शॉटगन उठाकर उसके शरीर पर गोली चला देती है। बंदूक में सामान्य गोलियों की जगह धातु के सिक्के भरे थे, जो कुत्ते को चीरते हुए पीछे लगे कांच में धंस जाते हैं। उसी समय दूसरा कुत्ता उस पर झपटता है, लेकिन वह कांच के नुकीले टुकड़े को लात मारकर उसके सिर में घुसा देती है। दोनों कुत्तों के मारे जाने के बाद बेनेट पीछे से एलिस पर हमला कर देता है। वेस्कर की आंखें लाल हो जाती हैं और उसका मुंह किसी खतरनाक संक्रमित की तरह खुलने लगता है। वह एलिस को खाकर उसका डीएनए हासिल करना चाहता था। एलिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर बेनेट ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था और अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे रखा कांच का बॉक्स खुलता है और उसमें से के मार्ट बाहर आती है। उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि एलिस खतरे में है। वह चुपके से जमीन पर पड़ी शॉटगन उठाकर बेनेट पर हमला करती है और फिर बंदूक एलिस की ओर फेंक देती है। एलिस उसे हवा में पकड़कर सीधे वेस्कर के सिर पर गोली चलाती है। धातु के सिक्कों से उसका सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। वेस्कर के गिरते ही एलिस कंट्रोल डिवाइस उठाकर
क्रिस और क्लेयर के बॉक्स वापस ऊपर बुलाती है। दोनों बाहर आते हैं, लेकिन उसी समय वेस्कर का शरीर दोबारा ठीक होने लगता है। टी वायर्स उसकी चोटों को तेजी से भर रहा था। एलिस, क्रिस और क्लेयर बिना समय गंवाए उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं। तीनों तब तक नहीं रुकते जब तक वेस्कर का पूरा शरीर छलनी होकर दोबारा जमीन पर नहीं गिर जाता। एलिस वेस्कर और बेनेट दोनों को उसी कमरे में बंद करके दरवाजा लॉक कर देती है। बेनेट को लगता है कि वेस्कर मर चुका है, लेकिन वेस्कर उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर एलिस, क्रिस, क्लेयर और केमार्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर सभी कांच के बॉक्स खोल देते हैं। एक एक करके वे लोग बाहर आने लगते हैं, जिन्हें सुरक्षित जगह का झांसा देकर अर्केडिया लाया गया था। अब जहाज अम्ब्रेला के कब्जे से आजाद हो चुका था, लेकिन तभी नीचे से एक विमान के इंजन की आवाज सुनाई देती है। एलिस, क्रिस और क्लेयर डेक पर पहुंचकर वेस्कर के विमान को दूर जाते देखते हैं। वेस्कर रिमोट दबाकर अर्केडिया पर रखा शक्तिशाली बम सक्रिय कर देता है। उसे विश्वास था कि कुछ ही सेकंड में जहाज और उस पर मौजूद सभी लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तभी उसके विमान के अंदर बम की आवाज आने लगती है। नीचे देखते ही वेस्कर समझ जाता है कि एलिस बम को जहाज से निकालकर उसके विमान में रख चुकी थी। अगले ही पल आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और उसका विमान आग के विशाल गोले में बदल जाता है। एलिस, क्रिस और क्लेयर जहाज के डेक से उस धमाके को देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार वेस्कर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन एलिस वहां रुककर जश्न मनाने के बजाय तुरंत कैद लोगों की मदद करने लौट जाती है। केमार्ट भी धीरे धीरे अपने पुराने साथियों को पहचानने लगती है और जहाज पर मौजूद लोगों की मदद करती है। हालांकि वेस्कर हार चुका था, लेकिन पूरी दुनिया में अब भी ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे और अम्ब्रेला के कई ठिकाने बाकी थे। एलिस जहाज के रेडियो सिस्टम से दुनिया में बचे लोगों के लिए नया संदेश रिकॉर्ड करती है। जो भी जिंदा बचा है वह इस जहाज तक पहुंचकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस की जेल के नीचे गिरी सुरंग के मलबे में हलचल होती है। पत्थरों के बीच से लूथर वेस्ट बाहर निकलता है। दूर समुद्र में खड़े अर्केडिया जहाज को देखकर उसे उम्मीद होती है कि एलिस और उसके बाकी साथी सुरक्षित वहां पहुंच गए होंगे। जहाज पर मौजूद लोगों को लग रहा था कि अब उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन तभी समुद्र के ऊपर विमानों की आवाज सुनाई देती है। एलिस डेक पर पहुंचकर देखती है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के दर्जनों लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तेजी से अर्केडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। इन विमानों में भारी हथियारों से लैस अम्ब्रेला के सैनिक मौजूद थे। अम्ब्रेला की इस सेना का नेतृत्व जिल वैलेंटाइन कर रही थी, लेकिन अब उसके सीने पर भी वही मकड़ी जैसी डिवाइस लगी थी। एलिस डेक पर खड़ी अपनी तरफ आते विमानों को देखती है। वह हथियार उठाकर आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसी सस्पेंस के साथ रेजिडेंट ईविल आफ्टरलाइफ की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एलिस अम्ब्रेला की इस विशाल सेना से कैसे बचती है और अपनी पुरानी साथी जिल वैलेंटाइन को उनके नियंत्रण से आज़ाद कर पाती है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों व वेब सीरीज़ की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।